बीएससी पार्ट सेकंड मैथमेटिकल फिजिक्स RS 100 संयुग्मी या प्रतिलोम टेंसर कंजुगेट और रेसिप्रोकल टेंसर मैट्रिक्स प्रतिदर्श GIJ के संयुग्मी या व्युत्क्रम प्रतिदर्श यानी कि ये कोवेरिएंट है तो ये कंट्रावेरिएंट निम्न अनुसार परिभाषित किया जाता है। यानी कि आपके पास में GIJ मैंने कंट्रा वाला लिखा तो कंट्रा वाले के लिए ये कह रहा है कि जो आपके कोवेरिएंट वाला है उस कोवेरिएंट के सहगुणक और उसका मैट्रिक्स यानी कि GIJ अपॉन आपके पास में उसका सारणिक। तो ये कह रहा है जी का मान या सारणिक का मान शून्य नहीं होना चाहिए। तो G इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ GIJ यानी कि मैट्रिक टेंसर के सारणिक का मान है और GIJ द्वितीय कोटि का कंट्रा टेंसर है या कंट्रा वेरिएंट टेंसर है और GIJ तथा इसका संयुग्मी टेंसर निम्न प्रकार से संबंधित होते हैं। यानी कि जो भी इसका संयुग्मी का मतलब कंजुगेट से है और कंजुगेट है जो क्या करता है कि आपके पास में उसके लिए संयुग्मी शब्द यूज किया जाता है। तो GIJ एक इंडिसेज इसकी इसने चेंज की है, ठीक है। GKJ संयुग्मी के लिए लिखने के लिए कंट्रा लिखना है और आपके पास में डेल्टा के आई हो जाएगा, जे कैंसिल हो जाएगा। कम से कम एक इंडिसेज है जो इनकी समान होनी चाहिए और वो भी विशेष रूप से इन्होंने कहा है कि साहब आउटर मोस्ट वाली बार वाली निम्न प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है। इस समीकरण को ये कह रहे हैं कि ये अगर एक दूसरे के संयुग्मी हैं कंजुगेट हैं तो ये आपको प्रूव करना है। तो ये सबसे पहले ये कह रहे हैं मैट्रिक्स प्रतिदर्श का सारणिक G है, बहुत अच्छा, G11 और G33 सारणिक। किसी अवयव GJK के सहगुणक G कैपिटल JK को समीकरण इससे जेवी पंक्ति व केवल स्तंभ को विलुप्त कर उसमें आपको ये मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है -i और J प्लस के से गुणा कर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे इन्होंने कहा है कि G11 सहगुणक लिख रहा है को वाले, तो आपके पास में 1 वाला है तो देखो यहां तक ये आप इसको छुपा लो, इसको छुपा लोगे तो ये आपके पास में एक आया कि नहीं आया। तो देख लीजिए मैंने इस लाइन को छोड़ा और इस लाइन को छोड़ा तो मेरे पास में G2 और G3 ये टोटल मिल गया आपको और इसके बाहर मैंने ये लिख दिया। तो 1 तो 1 है तो 1 प्लस 1 तो प्लस ही हो जाएगा। दूसरे का ये लिख दिया, दूसरे माइनस आता है, ये तीसरे का फिर प्लस आ जाएगा। तो अब कह रहा है कि सारणिक के प्राथमिक सिद्धांत द्वारा सारणिक का मान, तो आपके पास में जो इसके जो को फैक्टर्स आए हैं उन को फैक्टर्स को हमने क्या किया, यानी कि जो आपके पास में G1 है उस G1 के मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया, इसके G2 के मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया, G3 के मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। तो अल्टीमेटली ये कह रहे हैं कि सारणिक का मान है जो हमने कहा कि G आएगा। हमने एज्यूम कर लिया कि G आएगा, 0 नहीं आएगा, पहले से कहा है कि 0 नहीं हो सकता। उक्त समीकरण को सारणी के किसी भी स्तंभ या पंक्ति के लिए प्रयुक्त करने पर ये कह रहे हैं कि बजाय कहने का मतलब पूरे के लिए एक पंक्ति के लिए अगर प्रयुक्त करो तो GIJ G कैपिटल IJ इज इक्वल टू G, क्योंकि ये आपके पास में G के बराबर है, और या GIJ इज इक्वल टू आपके पास में ये जो GIJ है इस GIJ को यहां लिखा और मल्टीप्लीकेशन किया इसका डॉट प्रोडक्ट के साथ में और इसको G को इधर ले आया तो नीचे भाग लगा दिया तो इज इक्वल टू 1, जहां योग J के मानों को परिवर्तित कर प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो भी आपके पास में जो भी योग मान प्राप्त करना है वो J के मान को आप चेंज करते जाइए। ये अब यदि एक ऐसे सारणिक पर विचार करें जिसकी अंतिम 2 पंक्तियां समान हो, ये देखिए इसको कह रहा है कि अंतिम पंक्तियां 2 है जो समान हो, तो समान कौन सी है साहब, देखो ये 2 3 और 2 3, ये 2 2 2 1 2 1 का विस्तृत तृतीय पंक्ति से करने पर शून्य प्राप्त होगा। अतः G21 और आपके पास में G31, G22 G32 और G23 और आपके पास में G33 0 हो जाएगा। इस प्रकार सारणिक में किन्हीं भी 2 स्तंभों या पंक्तियों में समान हो तो उक्त सारणिक द्वारा GIJ कैपिटल J इज इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ क्या कह रहा है कि आपके पास में कोई भी जो सारणिक का ये पार्ट आएगा वो 0 आएगा टोटल, क्योंकि यहाँ हमने कहा था ना कि एक के लिए करना चाहते हैं। अब ये कह रहा है कि नहीं, आप अगर इसको ऐसे कीजिए जैसे इसने यहाँ लिखा है उसका मान भी 0 ही होगा। तो ये कह रहा है कि आपके पास में जो शुरू में जो यहाँ लिखी थी सारणिक आपके पास में इसका कोवेरिएंट कंट्रावेरिएंट लिखा था, उस कंट्रावेरिएंट को देखिए आप। कंट्रावेरिएंट के लिए कह रहा है कि GIJ और GKJ इज इक्वल टू 0 अगर I इज नॉट इक्वल टू K। अगर I K के बराबर नहीं होगा तो ये 0 के बराबर होगा। तथा समीकरण से यानी कि आपके पास GIJ इज इक्वल टू 1 अगर I बराबर K। अब यहां तो 0 हो रहा था, यहाँ K के बराबर कर दिया I को, तो ये कह रहा है J के मान के लिए योग किया गया है। तो आपके पास में
ये जो दोनों समीकरण हैं, इन दोनों समीकरणों को हम कॉनिकल डेल्टा का उपयोग करके भी लिख सकते हैं कि डेल्टा के आई, और आपके पास में ये जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, इस स्ट्रक्चर को भी हम लिख सकते हैं एस के आई। तो ये कह रहे हैं कि आई बराबर के होने पर तो डेल्टा 1 हो जाएगा और अदरवाइज ये 0 हो जाएगा और डेल्टा के आई इज इक्वल टू 0। तो ये आप इसको ज़रा ध्यान से करें, ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेज में, और ये मैट्रिक्स जोरदार है, काम का है, आगे अपन और करेंगे।